नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में दोस्तों हम देखेंगे। इसके पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के सभी अनुच्छेदों को हमने देखा था और अच्छे रूप से उसका विश्लेषण भी किया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का क्लास। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं, या आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, या आपके बिहार एसएससी हो, या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्जामों के लिए दोस्तों क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के डैश नीति निर्देशक तत्व को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके द्वारा जो डीपीएसपी था उसमें कितने तत्व को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कितने तत्व को जोड़ा गया था, 4। वो 4 तत्व कौन कौन थे? एक आपका 39 था दोस्तों, एक 39A, उसके बाद 43A आपका है, और एक 48 है। ये याद रखिएगा, ये 4 जो तत्व थे इसको क्या क्या था, जोड़ा गया था। 39 तो पहले था लेकिन 39 में एक शब्द को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये 4 तत्वों को 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मतलब इसमें बताना है कि डीपीएसपी का कौन सा इसमें तत्व है दोस्तों। पहला है आपका मद्य निषेध। तो मद्य निषेध क्या डीपीएसपी में है? तो मद्य निषेध आपका डीपीएसपी में है। ये आपका कौन सा है? तो आर्टिकल आपका 147 पढ़ाए थे, उसमें दोस्तों मद्य निषेध नशीले पदार्थ शराबबंदी के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों। फैक्ट्री में एवं खानों में बाल श्रम, ये आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों। बेगार एवं बलात् श्रम निषेध, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता निषेध, ये भी क्या है? मौलिक अधिकार। ये तीनों क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। लेकिन डीपीएसपी कौन है आपका? तो पहला। इसमें आंसर क्या होगा? केवल एक, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है आपको कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। मतलब कि जो डीपीएसपी को दोस्तों संविधान में शामिल किया गया है उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला है राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो आपको हम क्लास में जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें बताए थे कि जो डीपीएसपी का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर आपसे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य पूछेगा तो उसे क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लेकिन जो डीपीएसपी है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है दोस्तों। चलते दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तो वो पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। तो पहला है दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो यह है दोस्तों सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी आपका है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये दोस्तों हमारा डीपीएसपी का भाग नहीं है, ये याद रखिएगा। बाकी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की बात करता है, धार्मिक राज्य की स्थापना करने की बात नहीं करता दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। आपको बताए थे कि जो आर्टिकल 37 है इसके द्वारा कहा गया है कि जो डीपीएसपी हो क्या है? अवाध्य योग्य, मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है? तो बताए थे आर्टिकल आपका 37। 36 में क्या है? 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। 37 क्या है आपका? वही न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कौन? डीपीएसपी। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आएंगे। आपको बताए थे क्या कि कृषि के लिए, कृषि और पशुपालन के बारे में कैसे करना है, कृषि और पशुपालन किस तरीके से करना है, तो वैज्ञानिक तरीके से। तो उसी की बात कर रहे थे। ये कौन सा आर्टिकल में बताया थे आपको? तो आपको बताया थे आर्टिकल आपका 48, जो अनुच्छेद 48 था उसमें बताए थे कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तरीके वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा क्या करना है? करने का प्रयास करना है दोस्तों। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार चलाती है किसानों को लेकर के, फसलों को लेकर के, पशुपालन को लेकर के। ये दोस्तों आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आगे दोस्तों बताना है कि
निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी क्या है, ये वाद्य योग है अवाद्य योग है, तो ये क्या है अवाद्य योग है, मतलब कि इसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि अनुच्छेद 44 है भारतीय संविधान का, जो अनुच्छेद 44 है उद्देश्य क्या है इसका, मतलब अनुच्छेद 44 में किसके बारे में बात किया गया है। तो आपको बताया था कि दोनों क्या इक्वल है, चार चार है, तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता जिसके बारे में बताए थे कि जिसको हम लोग यूसीसी के नाम से भी जानते हैं, जो अभी भारत में वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में क्या हुआ दोस्तों, लागू हुआ है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, मतलब कि हर एक धर्म के लिए, हिंदू मुस्लिम हो सभी के लिए क्या है, कानून एक समान हो, तलाक का हो, विवाह का हो, विवाह विच्छेद का हो, धन संपत्ति बंटवारे का हो, सबके लिए क्या कानून एक जैसा हो दोस्तों, वही क्या है समान नागरिक संहिता है। आगे आते दोस्तों हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो आपका बताया था कि आपका अनुच्छेद 48A जो आपका कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ये भी क्या दोस्तों जोड़ा गया था, आपको ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, मतलब बताना है कि कौन सा संदर्भ में कौन सा कथन आपका इसमें से सही है। डीपीएसपी जो आपका भाग 4 में है, तो पहला है ये वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो ये डीपीएसपी न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, गलत है। वे किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये आपका सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं, तो राज्य को अधिकार दिया गया कानून बनाने के लिए, तो आपका 2 और 3 सही है, मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आगे दोस्तों बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही कथन कौन है इसमें से। तो पहला कथन आपका दिया है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो ये सही है आपका। बताया था कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बात करता है डीपीएसपी। दूसरा है दोस्तों कि इस तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी बता दिए कि न्यायालय इसमें जो भी उपबंध दिया गया है इसको लेकर के कोई भी उनको अधिकार नहीं है रीट जारी करना या किसी प्रकार का कोई भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 1 और 2 दोनों क्या है दोस्तों सही है। आते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात किस भाग में किया गया है। तो यहाँ पर आपका डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बात किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई, मतलब डीपीएसपी हम लोग किस देश के संविधान से लिया है, तो ये दोस्तों लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार बोलेगा तो आपका अमेरिका हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है, मतलब कि आपको बताए थे जो अनुच्छेद 39 था राष्ट्र को कुछ ऐसे भी कार्य दिए गए थे जिसको करना क्या है वो प्रयास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो स्त्री पुरुष को आजीविका देने का अधिकार उनको दिया गया है राज्य को कि वो प्रयास कर सकते हैं उनको आजीविका है, तो कुछ कार्यक्रम चलाएं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके ये सब। और उसी में दोस्तों कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन, और उसी में एक बात ये भी कहा गया था कि धन का केंद्रीकरण क्या करना है राज्य को रोकना है दोस्तों। तो इसमें क्या है आपका किस में आ जाता है, ये आपका राज्य के नीति तत्व में आता है जो आपका 39 में है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है, ये आपका किस में है ये भी पूछ रहा है, तो आपका डीपीएसपी का अंग है, क्या है डीपीएसपी का ही एक अंग है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, वो आपका 39 में ही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन नीति निर्देशक तत्व है, मतलब इसमें बताना है कि डीपीएसपी का कौन सा भाग इसमें है। समान नागरिक संहिता ये आपका है यही है, पहला ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी प्रेस की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है, विधि के समस्त समानता मौलिक अधिकार है, ये आपका 19(1)(a) में है। विधि की समस्त समानता 14 में है, और धर्म स्वतंत्रता आपका आर्टिकल आपका 25 हो गया दोस्तों। आगे आते दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं। आपको हम बताए थे कि कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो क्या है गांधीवादी सिद्धांत पर चलते हैं दोस्तों, तो ये कौन से हैं, तो ये आपके ग्राम पंचायत जो गठन करना है अनुच्छेद 40, ये अनुच्छेद 40, उसके बाद
और भी बहुत सारे अनुच्छेद है जो आपके समाजवादी को दिखाता है, गांधीवादी तत्व है, कुछ उदारवादी तत्व है, उसके बारे में आगे चर्चा दोस्तों करेंगे। तो याद रखिएगा ये ग्राम पंचायत का गठन क्या है, ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है। मतलब पंचायती राज प्रणाली किसके अंतर्गत आता है, तो आपका डीपीएससीपी के अंतर्गत अनुच्छेद आपका 40 है, ये बताएं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 40 है दोस्तों, क्या है 40 में किया गया है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो अनुच्छेद आपका 40, इसी के द्वारा राज्य सरकार का क्या है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायत और नगर निगम को संविधान में क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और राज्य को अधिकार दिया गया है कि अपने स्तर से क्या करे, पंचायतों का गठन करे, नगर निगम का गठन करे दोस्तों, उसके लिए संबंधित कानून बनाए। आगे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। आपको बताए थे कि एसटी एससी या जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आपका 46, अनुच्छेद 46। 45 में है जो 0 से 6 वर्ष मतलब कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात किया गया है, और 46 में एसटी एससी और दुर्बल वर्ग के समाज के जो लोग हैं उनके शिक्षा एवं आर्थिक हित को बढ़ाने की बात किया जाता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बात किया गया था, अनुच्छेद आपका 40। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या करना है, मैच करना है, मतलब कि मिलाना है। ग्राम पंचायत कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता बता दिए दोनों बराबर, मतलब कि 4-4, ये 44 हो गया। कृषि एवं पशुपालन ये आपका अनुच्छेद 48 हो जाएगा। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण आपका अनुच्छेद 50 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास वसुदेव कुटुंबकम के बारे में बताए थे। वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा पृथ्वी क्या हमारा परिवार है, इसलिए पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास राज्य करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा दोस्तों। तो ये समझ गए आप। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि संहिता, मतलब ये बताए थे सभी के लिए न्याय क्या समान होना चाहिए, जो कानूनी सहायता होना चाहिए क्या होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, राज्य ये प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 ये सही है। 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। 40 ग्राम पंचायत गठन ये भी सही है। समान नागरिक संहिता बता दी इक्वल 4-4 ये भी सही है। 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण ये दोस्तों क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। ये जो न्यायपालिका कार्यपालिका जो पृथकीकरण है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में है। 48 में क्या है, तो कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास करना दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही है, क्या करना है आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण ये आपका सही है। अनुसूचित जातीय एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक अभिवृद्धि ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का स्थापना, ये सहकारी सोसाइटी मतलब बता दिए संघ। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, आपका नगर निगम क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, संघ बनाते हैं। तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन ये आपका गलत है। 43 में नहीं है, कल क्या है 43 में ही है, लेकिन 43 बी में दोस्तों जो आपका 97 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, इसके द्वारा क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था दोस्तों। तो आपका गलत कौन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आंसर। आगे आता दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। मतलब मनरेगा जो चलता है कार्यक्रम योजना चलाया गया है, तो वो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों यहाँ पर चलाया जाता है। तो अनुच्छेद जो आपका 43 है, जिसमें मानवोचित रोजगार के बारे में बात करता है लोगों का, श्रमिकों के लिए। तो मनरेगा किसके द्वारा चलता है दोस्तों कार्यक्रम, ये आपका अनुच्छेद 43 के द्वारा चलता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पूछ रहा है आपसे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो श्रमिकों के लिए बता दिया था कौन सा है, तो अनुच्छेद 43A। इसमें क्या है, सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना है, भागीदारी, उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो, बढ़े श्रमिकों की। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे
वैदेशी थे, मतलब कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण किया गया है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आपका डीपीएसपी का ही भाग है, क्या है? डीपीएसपी का एक तत्व है, जो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे आते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो वही अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा किसमें है? तो आपका अनुच्छेद 51। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर के है। कोई पीसीएस का है, कोई आईएएस में पूछा गया है, कोई एसएससी में है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? वही अंतर्राष्ट्रीय शांति किसमें आएगा आपका? ये भी डीपीएसपी में ही आएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? हम बताए थे विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति जो आता है वो सिर्फ हम अपने राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश के अलावा जो भी अन्य देश है उसमें भी क्या करना है? शांति व्यवस्था स्थापित करना है दोस्तों। उनके पास जो हमारे व्यापारिक संबंध हो या किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो, मैत्री संबंध हो या किसी तरह किसी संबंध को दोस्तों क्या करना? स्थापित करना, अपनी विदेश नीति को बनाना है दोस्तों। तो किसके अंतर्गत आता है? ये आपका अनुच्छेद 51 के दोस्तों अंतर्गत आता है। आगे आते हैं हम अगला क्वेश्चन। आगे दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मतलब इसमें से कौन डीपीएसपी का भाग नहीं है? तो मद्य निषेध ये है दोस्तों, गौरक्षण संरक्षण ये भी आपका है, पर्यावरण संरक्षण ये भी आपका है, 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। तो ये दोस्तों डीपीएसपी का भाग नहीं है, बल्कि मौलिक कर्तव्य और आपका मौलिक अधिकार का है। डीपीएससी में दोस्तों क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करता है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? मतलब कि डीपीएससी में शामिल नहीं है। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, ये आपका मौलिक अधिकार आर्टिकल 23, तो ये डीपीएससी में नहीं है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग प्रतिषेध, मतलब बताया मादक ये मतलब नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया राज्यों को। ये कौन से अनुच्छेद बताए थे आपको? आर्टिकल 47। तो ये डीपीएसपी का ही भाग है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? केवल 2 हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? मतलब इसमें से कौन से एक डीपीएसपी के सिद्धांत जिसको बाद में जोड़ा गया है? ग्राम पंचायत संगठन तो अनुच्छेद 40 प्रारंभ से ही है। गौवध निषेध ये भी आपका प्रारंभ से ही है, अनुच्छेद 47 में। मुफ्त कानूनी सलाह दोस्तों ये क्या है? ये बाद में जोड़ा गया था, जो 39 से में समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता के बारे में बताए थे, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन समझिएगा तो आसानी से आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। समान नागरिक संहिता जो आपका 44 में, ये प्रारंभ से ही है दोस्तों, मूल संविधान से ही है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मतलब डीपीएसपी का भाग नहीं है। मद्य निषेध है, काम का अधिकार ये भी है, राज्य का उत्तरदायित्व तो बनता है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी है, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार दोस्तों क्या है? ये आपका डीपीएसपी का भाग नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर एक ऐसा चेक है, मतलब डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? आपको बताया थे कि एक व्यंग्य वक्तव्य आया था, किनका था ये? तो ये आपका केटी शाह का था। किसका था? केटी शाह का था, याद रखिएगा। अम्बेडकर जी का भी आता है ये इन पर डीपीएसपी को लेकर के, आगे हम देखेंगे उनका। आगे दोस्तों बताना है आपको अगला क्वेश्चन जो है क्या कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो ये न्यायोचित प्रकृति होते हैं, ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, तो ये न्यायोचित प्रकृति के दोस्तों नहीं है। बाकी ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये सरकार में नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। तो ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें जो भी उपबंध दिए गए हैं डीपीएससी में, उसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये क्या है? आपका गलत है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन।
आगे दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। अब बताए थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में, वो किसमें था? वो आपका आर्टिकल आपका 38 मतलब कि अनुच्छेद 39 में आपकी बात किया गया था, आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। तो याद रखिएगा वो इसी की बात कर रहा है, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना है लोगों के कल्याण के लिए, तो ये आपका राज्य का उत्तरदायित्व बनता है अनुच्छेद 38 के द्वारा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन बताए थे कि डीपीएसपी को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर जी का भी आता है एक अपना वक्तव्य। वो कहते हैं कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि संविधान की एक नवीन विशेषता, ये क्या है? नई विशेषता। जो डीपीएसपी है संविधान की क्या है? एक नई विशेषता के रूप में क्या है, इसको संविधान के अंतर्गत रखा गया है। आगे आते दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। बताया थे स्मारक, जो ऐतिहासिक स्मारक है हमारे देश को, जो क्या करना है, राज्य का उत्तरदायित्व बनता है उसको सुरक्षित रखने का। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 49 के अंतर्गत दोस्तों आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, इसमें पूछ रहा है आपसे क्या, एक मिनट, हाँ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करता है दोस्तों? तो बता दिया था अनुच्छेद आपका 45। 46 में ST SC और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए है, और 45 किसके लिए है? जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हैं उनके लिए है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए? कौन सा अनुच्छेद? इसमें मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव के बारे में बात किए थे और प्रसूति सहायता के बारे में बात किए थे। वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत था दोस्तों? तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कहा गया कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उनसे क्या कोई कठोर श्रम परिश्रम कार्य नहीं करवाना दोस्तों, और क्या है, मातृत्व अवकाश के बारे में बात इसमें दोस्तों किया गया है। तो अनुच्छेद 42 हो जाएगा आपका। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब कोई एक्स वाई कोई व्यक्ति है, वो किसी जगह पर कार्य कर रहा है दोस्तों, लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिलता है। मतलब काम तो एक ही कर रहा है लेकिन उनको वेतन क्या मिल रहा है? असमान मिल रहा है, एक समान नहीं मिल रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो आपको बताया था अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया? समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में दोस्तों बात करता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थिति उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है। जब महिला के दोस्तों बात करेगा, प्रसूति हो, मातृत्व अवकाश के बारे में हो या किसी प्रकार की कोई बात हो, तो आपका अनुच्छेद 42 याद रखिएगा। क्यों? अनुच्छेद 42। आगे थे दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताया था। कौन सा अनुच्छेद आपका कौन सा भाग है? तो डीपीएसपी का भाग है दोस्तों, डीपीएसपी में कहा गया दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि और पशुपालन के बारे में बताया था कि वैज्ञानिक तरीके से राज्य का उत्तरदायित्व बनता है करने का। तो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका 48, अनुच्छेद 48। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य घोषित करने संबंधित है? मतलब वही कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? तो जब भी बोलेगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में तो आपका अनुच्छेद क्या आ जाएगा? 39, अनुच्छेद 39। ऐसे भी यहाँ पर आप आसानी से छाट सकते थे क्योंकि डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है, कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। तो अनुच्छेद डीपीएसपी 99 है नहीं, 59 है नहीं, 69 नहीं, तो बचा क्या आपका? 39। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किसी संविधान संशोधन के द्वारा
मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। मतलब कौन सा ये आपका संशोधन हुआ था जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया था, ऐसे उपबंध कर दिए गए थे जो मौलिक अधिकार से अपेक्षा क्या किया ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको बना दिया, नीति निर्देशक मतलब डीपीएसपी को बना दिया दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद था, तो आपका अनुच्छेद संशोधन कौन सा था, संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में दोस्तों हुआ था। इसके द्वारा मौलिक अधिकार से ज़्यादा विशेष किसको बना दिया गया, तो डीपीएसपी को दोस्तों बना दिया गया। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। मतलब कौन में से कौन से अनुच्छेद हैं जो मतलब कि या कौन बंद है जो महात्मा गांधी के दिशा निर्देश पर आधारित नहीं है, गांधीवादी आदर्श पर आधारित नहीं है। तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, यही दोस्तों नहीं है। बाकी तो आपका ग्राम पंचायत गठन है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक लगाना है, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। मतलब ये तीनों है, लेकिन शहरी क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का जो आदर्श है दोस्तों, ये गांधीवादी आदर्श नहीं है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। आपको अनुच्छेद 41 के बारे में बताए थे कि विशेष परिस्थिति में क्या करना है, राज्य को उत्तरदायित्व बनता है कि सहायता करना, सहयोग करने के लिए। तो क्या व्यक्ति बेकारी मतलब बेरोजगार हो, बुढ़ापा है या बीमारी हो, तो चिकित्सा सहायता के बारे में दोस्तों बात नहीं किया। चिकित्सा सहायता के बारे में अनुच्छेद 41 में कुछ प्रकार का कोई बात नहीं किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा सहायता। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा बढ़िया से। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है दोस्तों कि निदेशक सिद्धांतों मतलब वही डीपीएसपी को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। आपको हम थ्योरी क्लास में पढ़ाए नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों बता देते हैं कि जो आपका डीपीएसपी है उसको क्या करते हैं 3 भागों में दोस्तों हम बांटते हैं। जो अनुच्छेद आपको दिया 36 से 51 उसको हम क्या करते हैं 3 भागों में बांटते हैं। एक दोस्तों हो जाता है आपका गांधीवादी तत्व, एक हो जाता है समाजवादी तत्व, एक होता है दोस्तों उदारवादी। एक क्या होता है आपका उदारवादी तत्व। तो गांधीवादी तत्व के जब बारे में पूछेगा दोस्तों कि गांधीवादी तत्व के लिए कौन से अनुच्छेद हैं, तो आपका अनुच्छेद 40 हो गया दोस्तों, 43 हो गया, 43 आपका जो ख है सहकारी समिति उसके बारे में, 46 हो गया, 47 हो गया और 48 हो गया। ये जितने भी अनुच्छेद क्या है दोस्तों, ये आपका गांधीवादी तत्व के अनुच्छेद है दोस्तों। तो याद रखिए गांधीवादी तत्व। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे समाजवादी। किसके बारे में बात करेंगे, समाजवादी। समाजवादी कौन कौन सा है, तो आपका अनुच्छेद 38, 39, 39 ए, 41 हो गया, 42 हो गया, 43, 43 क मतलब 43 ए हो जाएगा। और दोस्तों एक और अनुच्छेद आपका 47। ये सब जो है क्या है, ये सब समाजवादी तत्व के है दोस्तों। और एक और भाग उनको बांटते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं उदारवादी तत्व। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उदारवादी। उदारवादी इसमें कौन आएगा, इसमें आपका जो 44 है, 45 है, 48 है, 44, 45, 48, 48 जो ए है वो आ जाएगा आपका, 49 आ जाएगा और 50 और 51 आ जाएगा दोस्तों। ये सब जो है वो ये क्या है, उदारवादी तत्व। तो इन तरह से क्या करते हैं डीपीएसपी को मोटे तौर पर 3 भाग में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, बांटते हैं। तो यहाँ पर कौन सा भाग नहीं होगा, उदारवादी तो होगा, समाजवादी होगा, गांधीवादी होगा, लेकिन सत्तावादी नहीं होगा दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्तावादी हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का क्लास था, कैसा लगा बताइए कमेंट करके। अगर कुछ प्रश्न में कुछ त्रुटि या गलती हो गई हो तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्लास में क्या कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, क्या संशोधन करने की आवश्यकता है दोस्तों, तो हमें बताइएगा। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस पर जितने भी जीएस के विषय है उसको हम बारी बारी से इसी तरह से दोस्तों पढ़ाएंगे, ताकि आपका जीएस की जो परेशानी है क्या वो आसानी से दूर हो जाए दोस्तों, और आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाए, ताकि आप प्रश्नों को देखकर सोच विचार विमर्श कर सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।